हेलो गाइस, मैं सुमन साकिब फिर से आज आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। आज यहाँ जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन हमारा स्टैंडर्ड एट्थ के ऊपर होने वाला है और स्टैंडर्ड एट्थ के मैथ्स के सेशन को लेकर के हम आपके समक्ष आए हैं। यहाँ जो आज हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं वो लेसन है किसका, तो पावर्स का। पावर्स के ऊपर आज हम कुछ डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे, जो कि आपका आई होप कि आई थिंक कि ये दूसरा चैप्टर है आप लोग का, तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले फिर से आज हम जो है आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पावर को। जैसा कि आप जानते हैं पावर क्या होता है। पावर बेसिकली एक टर्म है जो कि एक किसी इंटीजर को जब हम किसी इंटीजर को बेसिकली जब हम मल्टीपल टाइम्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको इन शॉर्ट हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, पावर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, 2 टू द पावर 3। ये 3 जो है ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है, और ये 2 जो है ये हमारा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। बेसिकली पावर और एक्सपोनेंट और बेस को पढ़ने का मतलब और मीन ये होता है कि किसी भी लार्ज कैलकुलेशन को जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा गया है उसको क्या करना, इन शॉर्ट लिखना। जब मैं इन शॉर्ट की बात करता हूं तो इसका एक जनरल फॉर्म जो है वो हमारे सामने निकल के आता है। जनरल फॉर्म किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करने का क्या हो सकता है, पावर और एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो वो होता है हमारा a टू द पावर n। कहने का मतलब कि a क्या है, a जो है एक नॉन जीरो इंटीजर होता है, नॉन जीरो इंटीजर होता है, और n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स उस इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। सपोज यहीं पे देख ले, जैसे मैंने 2 टू द पावर 5 लिखा, ये क्या है, ये जो हमारा बेस है ये एक्सपोनेंट या पावर है, ठीक है। अब 2 को हमें कितने टाइम्स लिखना है, 5 टाइम्स। तो ये 5 क्या कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 32। ये आपकी हो जाएगी पावर की वैल्यू। बात समझ में आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप स्टैंडर्ड एट्थ में स्टैंडर्ड सेवेंथ में आप पढ़ चुके होंगे। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो बेसिकली a टू द पावर n, जहां पे पहले क्या होता था, n जो था एक इंटीजर था, ठीक है। और आज जो हम बात करेंगे वो इस n के बारे में तो बात होगी, बट ये हमारा क्या होगा, निगेटिव इंटीजर होगा। बात समझ में आ रही है, ये क्या होगा, निगेटिव इंटीजर होगा। तो आज जो हमारी चर्चा होगी वो निगेटिव इंटीजर के ऊपर होगी। जैसे सपोज अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या होता, मैंने एग्जाम्पल लिखा 10 टू द पावर 2, हम क्या लिखते थे, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। अब ये क्या हो गया, 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर जब -2 हो या निगेटिव हो तो हम उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख देते हैं। रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर 2। मतलब रेसिप्रोकल जब होता है तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। जब साइन चेंज होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 का स्क्वायर, दैट्स मीन 10 रेज टू द पावर व्हाट, 2। हम इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको एलोबरेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/10 इंटू 10 दैट इज 1/100। तो आप कह सकते हैं कि जब निगेटिव पावर लग जाता है तो जो पॉजिटिव की वैल्यू होती है उसी का रेसिप्रोकल जो होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्म निकल के आया कि अगर आपके पास पावर क्या हो, निगेटिव हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हैं। केवल उस पावर की का जो साइन है बेसिकली वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जब हम पावर पे चलते हैं तो इसको हम
डिफरेंट लॉज के अकॉर्डिंग जो है उसको हम देखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ व्हाट, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए कैसे, इसमें पहला लॉ क्या बोलता है, इसमें फर्स्ट लॉ जो है हमारा, फर्स्ट लॉ वो ये है कि अगर कोई बेस क्या हो, सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, और पावर क्या हो, अलग अलग हो। बेस क्या हो, सेम हो, पावर क्या हो, अलग अलग हो, और हम इसको कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट जो है वो क्या हो, अलग अलग हो। तो हम क्या करते हैं, बेस के साथ, बेस को क्या बेस की जगह पे रखते हैं, और इसके पावर को और एक्सपोनेंट को हम आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अगर आप इसके प्रूफ को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सपोज ये तो क्या था, पॉजिटिव था, अब हम इसको क्या ले लिए, m को ले लिए माइनस पी, और n को ले लिए माइनस क्यू। यहाँ पे आप बात समझ रहे हैं, m को हम क्या ले लिए, माइनस पी, और n को ले लिए माइनस क्यू। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि a जो है वो क्या होना चाहिए, नन जीरो होना चाहिए, नन जीरो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो a अगर सपोज जीरो हो जाएगा तो 0 टू द पावर 5 क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कोई बनता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब कभी भी हमारा क्या हो कि a की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नन इंटीजर होनी चाहिए। अब चलिए, अब मैंने इसको लिया माइनस पी और इसको लिया माइनस क्यू। अब मैंने क्या लिखा, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस पी इंटू ए टू द पावर माइनस क्यू लिख सकते हैं। अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया कि रेसिप्रोकल हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, a टू द पावर p इंटू ए टू द पावर व्हाट, q लिख सकते हैं ना। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए, अब इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, a टू द पावर क्या लिखेंगे, सॉरी ठीक है, a टू द पावर व्हाट, p प्लस q लिख सकते हैं ना, a टू द पावर p प्लस q, इतना लिख सकते हैं, बताइए। अब चलिए, ये बात हो गया। अब अगर हमको इसको लिखना हो तो अब ये क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर हमको निगेटिव पावर में लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस पी प्लस क्यू। जैसे हम क्या लिखते थे, 10 टू द पावर माइनस 2 को 10 का स्क्वायर लिखते थे। अगर मेरे पास ये वैल्यू आ जाए तो हम इसको निगेटिव पावर में तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, बात समझ में आ गया। अब देखिए, इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस पी लिख सकते हैं, इंटू ए टू द पावर माइनस क्यू। माइनस को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस p, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस के साथ कौन सा, q। माइनस के साथ अगर हमने प्लस q को मल्टीप्लाई किया तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, और q हमारा q रह जाएगा तो माइनस q। चूंकि इसका बेस क्या है, सेम है, इसलिए दोनों के साथ हम इसको क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। अब बताइए, a टू द पावर माइनस पी और a टू द पावर क्या हो गया, माइनस क्यू। अब माइनस पी को आप क्या माने थे, माइनस पी को क्या माने थे, m, और माइनस क्यू को क्या माने थे, n। फिर से आपका वही आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हमारी बेस वैल्यू सेम होती है, पावर अलग अलग होता है, या तो निगेटिव हो, या तो पॉजिटिव हो, या तो पॉजिटिव निगेटिव हो, या तो वो निगेटिव पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में पावर की वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो फर्स्ट लॉ आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरे लॉ पे हम लोग चलते हैं। दूसरा लॉ क्या होता है, दूसरा लॉ ये है कि अगर कोई वैल्यू है a, इसकी पावर है m अपॉन b टू द पावर, सॉरी a टू द पावर n। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा क्या है, बेस जो है वो सेम है, पावर वैल्यू अलग अलग है, और अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो बेस वैल्यू जो है उसके साथ हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बट इसके साथ कंडीशन है क्या, कि m जो है इस कंडीशन में क्या होगा, m बड़ा होगा क्या, किससे, तो n से। तो यहां पे आपको क्या समझ में आया कि बेस वैल्यू के साथ
अगर कोई हमारे पास क्या है दो पावर की वैल्यू दी हुई है किसी भी बेस के साथ, अगर हमको क्या करना है उसको डिवाइड करना है तो बेस के साथ हम उस पावर वैल्यू को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। सपोज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1000 अपॉन 100, हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10, इसको क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 3 और इसको क्या लिखेंगे 10 टू द पावर 2। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बेस सेम हो गया और ये क्या है पावर है जो अलग अलग है, हम इसको क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। 10 टू द पावर 3 माइनस 2 दैट इज 10 टू द पावर 1 दैट इज 10। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या था दूसरा लॉ था। तीसरा लॉ ये बोलता है, सारे में आपको एक कंडीशन याद रखना है। कंडीशन क्या याद रखना है कि ए जो है वो क्या होना चाहिए नॉन जीरो इंटीजर। बात समझ में आ गई। चलिए अगले लॉ की तरफ चलते हैं। तीसरा जो लॉ है थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बेस वैल्यू है और पावर क्या है अलग अलग है। सपोज हम इसको इस फॉर्म में लिखें, ए क्या है हमारा बेस वैल्यू है, m कोई एक्सपोनेंट है और उससे किसी दूसरे एक्सपोनेंट के साथ हमको क्या करना है उसका पावर जो है दूसरा एक्सपोनेंट है। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यही लिखेंगे ना जी। सॉरी, इसको जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे a जो हमारा बेस वैल्यू है और इसके पावर को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज मैंने लिखा 10 टू द पावर 2 टू द पावर 2 क्या होगा 10 टू द पावर 2 इंटू 2 दैट इज 10 टू द पावर 4। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या था तीसरा लॉ था। तीसरा लॉ क्या था कि अगर कोई बेस है उसके साथ कोई पावर है और उसका कोई एक्सपोनेंट है और जब हमको उसको कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं कि उस बेस वैल्यू के साथ उस दोनों एक्सपोनेंट को आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कहीं से भी किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत है तो आप मेरे से डायरेक्टली मेल के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जब कभी डाउट हो तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगले फोर्थ लॉ पे चलते हैं। फोर्थ लॉ जो है वो हमारा क्या बोलता है, फोर्थ लॉ ये बोलता है कि हमारे पास जैसे क्या है ए कोई बेस है और बी कोई बेस है और दोनों का पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट बेस है उसके साथ जो एक्सपोनेंट होगा वही होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरा जो बेस है उसके एक्सपोनेंट से। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास 5 और इंटू 3 दो क्या है बेस है और इसका एक्सपोनेंट क्या है सेम है, दोनों के लिए एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, इसका वैल्यू 25 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा 175। ठीक है, सॉरी 175 नहीं होगा ना 225। क्लियर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। इसमें क्या बोला, चौथा लॉ ये बोल रहा है कि अगर बेस वैल्यू क्या हो डिफरेंट हो और सारे का एक्सपोनेंट क्या हो सेम हो तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, तो बेस वैल्यू टू द पावर n इंटू अनदर बेस वैल्यू टू द पावर n। तो ये हमारा फोर्थ लॉ था। फिफ्थ लॉ की बात कर ले तो फिफ्थ लॉ में हम क्या बोला जा रहा है, फिफ्थ लॉ जो है ये बोला जा रहा है कि बेस वैल्यू क्या है अलग अलग है और जब हम उसको आपस में क्या कर रहे हैं एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं और इसका एक्सपोनेंट क्या है सेम है,
तो जैसे हमने फिफ्थ लॉ में किया था, मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन करके हम क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। दैट्स मीन ये कि हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। बात समझ में आ गई, a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10 टू द पावर व्हाट, 10 अपॉन ये 5 ले लेते हैं और इसका पावर क्या ले लेते हैं 2। तो हम क्या कर सकते हैं 10 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर 2। अब 10 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 5 होगा ना जी, 100 अपॉन 25 क्या हो जाएगा 4। या आप यहीं से भी कैंसिल आउट कर दीजिए, 10 5 टू ज़ा और 5 टू ज़ा दैट इज 4। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 5 जो था वो बेसिक लॉ था। इसके अलावा 2 लॉ आपको अलग से याद रखना है। वो क्या, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये आप लोग जानते होंगे। और a टू द पावर 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। तो आई होप कि इस सेशन में आपको एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो लॉ है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए मैंने आपको एक प्रूफ भी बता दिया कि कैसे वो हो सकता है नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ। अगर एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा ये क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। अगले सेशन में हम इस पे कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद फिर फर्दर आगे की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।